मैं हूं प्रदीप कुमार और आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में जानना हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक है फाइनेंस। आपने तो सुना ही होगा कि फाइनेंस बहुत ही उलझा हुआ सवाल है, लेकिन यकीन मानिए आज की ये वीडियो देखने के बाद आप फाइनेंस की टोटल ABCD बिल्कुल सरल भाषा में समझने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। लेकिन उससे पहले हम सभी के माइंड से कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, वो है फाइनेंस और इंश्योरेंस। आखिर फाइनेंस और इंश्योरेंस में अंतर क्या है? दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, फाइनेंस और इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं, इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस हम सभी के लिए एक प्रकार का सुरक्षा कवच है, जिसमें हम अपनी कमाई के छोटे से हिस्से को हर महीने, 3 महीने, 6 महीने या फिर साल भर, जिस तरह से कंपनी की पॉलिसीज होती हैं, हमें कंपनी को जमा करना होता है। और बदले में यदि हमारे साथ कुछ बुरा होता है, कोई अनहोनी होती है, कोई घटना घटती है, तो कंपनी हमें फाइनेंशियल मदद प्रदान करती है। ये होता है इंश्योरेंस। अब बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस क्या है? फाइनेंस एक ऐसा शब्द है जिसमें हम अपने कमाए हुए पैसे को उपयोग कैसे करें, कैसे उसकी सेविंग करें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे मैनेजमेंट करें, उसके बारे में फाइनेंस में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, बाइक खरीदनी है, आपके पास पूरे पैसे नहीं हैं, तो कंपनी क्या कहती है कि अगर आपके पास 20,000 रुपये है या फिर कितना भी है, जिस तरह से कंपनी की पॉलिसी होती है, तो कुछ नियम और शर्तें होती है। उसको पूरा करने के बाद कुछ पैसे आपको पहले एडवांस जमा करने होते हैं। मान लीजिए 30,000 रुपये जमा करने हुए। इसके बाद बाकी के पैसे में इंटरेस्ट को ऐड करके, जो ब्याज दर होती है उसको ऐड करके कंपनी क्या करती है, उसको किस्त बाय किस्त सेट कर देती है कि हर महीने आपको इतनी किस्त कंपनी को जमा करनी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है फिर भी अपना काम आप कर सकते हैं फाइनेंस के जरिए, या फिर फाइनेंस को दूसरी भाषा में कहा जाए तो लोन के जरिए। एक प्रकार का लोन होता है फाइनेंस। फाइनेंस के कई पार्ट होते हैं, जिसमें से मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। इसमें से पहला है पर्सनल फाइनेंस। अपने पर्सनल कामों के लिए जो फाइनेंस होता है उसको पर्सनल फाइनेंस बोलते हैं। जैसे आपको बाइक खरीदनी हुई अपने पर्सनल के लिए, तो उसको वो पर्सनल फाइनेंस में आता है। कार खरीदनी हुई पर्सनल के लिए, वो भी पर्सनल फाइनेंस में आता है। कोई प्लॉट खरीदा आपने, कोई घर खरीदा, ये सब पर्सनल फाइनेंस में आते हैं। जो फाइनेंस आप खुद के लिए करवाते हैं वो पर्सनल फाइनेंस की श्रेणी में आता है। इसके भी कई सारे पहलू होते हैं। अब इन सब पहलुओं को देख करके, इनके अनुसार चल करके आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप बजट बना सकते हैं। आप अपने हर महीने की कमाई के पैसे को कहाँ निवेश करना है, कितनी सेविंग करनी है, उसके बारे में आप लेखा जोखा कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपने पैसे को एक अलग फंड में सेव कर सकते हैं। आप एक फिक्स करिए कि हमको हर महीने इतने रुपए सेव करना है। इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट आप करने के लिए आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं। स्टॉक, कई सारे स्टॉक्स आ गए हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं। आप अपने पैसे को, जिस तरह से कंपनी की बैंक की पॉलिसी होती है, आप उसमें फिक्स कर सकते हैं। रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो रिटर्न देता है वो होता है रियल एस्टेट। हम तो कहेंगे अगर आपको किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है तो रियल एस्टेट में करिए। 2, 3, 4, 5 गुना नहीं, कम से कम 10, 20 गुना रिटर्न आपको देता है। कोई भी चीज़ आपको इतना रिटर्न नहीं देगा जितना कि आपको रियल एस्टेट देता है। आप इन सब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंश्योरेंस करवा सकते हैं आप। इंश्योरेंस कई सारे आ गए हैं। आप हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। कई सारे इंश्योरेंस है जिसको करवा करके आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। डेबिट मैनेजमेंट। हाई इंटरेस्ट डेबिट से बचने के लिए आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सुना होगा बैंकों में क्रेडिट कार्ड बनते हैं। आप किसी से अगर आप लोन लेते हैं तो वहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड बनवा देते हैं, उस पर इंटरेस्ट बहुत ही कम के न के बराबर होता है, कम से कम होता है। तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। आप अपनी कमाई के छोटे से हिस्से को एक अलग फंड में रखिए, ये सोच करके कि ये मेरे रिटायरमेंट के बाद काम आएगा। इससे क्या होगा कि आप रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। आपके माइंड पे कोई प्रेशर नहीं रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेंगे। रिटायरमेंट के बाद आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो होता है रिटायरमेंट प्लानिंग।
फाइनेंशियल गोल सेट कर सकते हैं। छोटे बच्चे का क्या गोल होता है? सुबह का, सुबह उठेगा, खाना खाएगा, नहाएगा, सुबह तैयार होगा, स्कूल जाएगा। उसका गोल होता है कि सुबह मुझे स्कूल जाना है। हम सबका जो फाइनेंशियल गोल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आप घर खरीद सकते हैं। घर खरीदने के लिए आप गोल सेट कर सकते हैं। लोकेशन प्लान कर सकते हैं। आप कहीं ट्रिप पर जाना चाहें, कहीं घूमने जाना चाहें, परिवार को लेकर के अकेले जाना चाहें या फिर फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाना चाहें, आप गोल सेट कर सकते हैं। आपको गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए भी आप गोल सेट कर सकते हैं कि मुझे 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 2 साल मेहनत करनी है, पैसे इकट्ठा करना है और लास्ट में जाकर के गाड़ी खरीदनी है। बिजनेस को एक्सपांड करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है। छोटे सी पूंजी में कुछ नहीं होने वाला, मुझे बिजनेस को बड़ा करना है। तो उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी सिचुएशन में आप एक अलग फंड रख सकते हैं कि कोई अगर इमरजेंसी पड़ती है तो मैं उस फंड से अपने ज़रूरतें पूरा करूंगा। ना कि अगर आप इमरजेंसी फंड नहीं इकट्ठा करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल गोल के लिए पैसे रखते हैं, उसमें से खर्च करने पड़ेंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप पैसे रख रहे हैं, अगर आपके पास इमरजेंसी पैसे नहीं है तो इन सब में से खर्च करने पड़ेंगे। तो आपके लिए जो लॉस होगा वो ना हो, इसके लिए आप इमरजेंसी फंड को रख सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है? नॉलेज और लर्निंग। किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहें, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आप नॉलेज रखिए स्टॉक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, फिक्स डिपॉजिट के बारे में कितना रिटर्न हमको देती है, स्टॉक्स के बारे में कि आजकल की बहुत सारे ट्रेड्स आ गए हैं। आप हर एप्लीकेशन का नॉलेज रख सकते हैं। उसमें क्या है कि आप जब शेयर डाउन होता है तो आप पैसे लगा दीजिए, फिर शेयर ऊपर होता है तो आप निकाल लीजिए, आप उसमें प्रॉफिट में रहेंगे। तो नॉलेज और लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट होता है प्रोफेशनल एडवाइज़र। कभी कभी प्रोफेशनल की एडवाइज़र लेना बहुत ज़रूरी है। कहते नहीं है, ज़्यादा चालाक लोग ज़्यादा गड्ढे में गिरते हैं। इसलिए कभी कभी अपनी न सोच करके प्रोफेशनल एडवाइज़र की राय लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे कुछ पर्सनल फाइनेंस के पहलू जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी डिटेल में वीडियो बनाएंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। सेकंड नंबर पे आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट का मतलब है व्यवसाय, व्यवसायिक फाइनेंस, यानी जो फाइनेंस हमारे व्यवसाय के लिए होता है। आपको कोई शॉप ओपन करनी है, बिजनेस करना है, आपके पास पैसे हैं या फिर नहीं है या फिर कम है, उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। जो व्यवसाय के लिए लोन लिया जाता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। थर्ड नंबर पे आता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस को अगर दूसरे भाषा में कहा जाए तो गवर्नमेंट फाइनेंस। सरकार जो टैक्स इकट्ठा करती है, फिर किसी तरीके से टैक्स इकट्ठा करती है, फीस लगाती है, कुछ भी करती है, जो इकट्ठा करके पब्लिक के ऊपर यूज़ करती है, खर्च करती है, उसे पब्लिक फाइनेंस बोला जाता है। आपको तो पता ही होगा, अगर आप कोई बाइक खरीदने जाते हैं, उसकी गाड़ी की एक्चुअल जो कीमत होती है वो 70,000 80,000 रुपये या फिर कभी कभी तो ज़्यादा होती है, लेकिन मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ। 70,000 रुपये मान लीजिए किसी गाड़ी की कीमत हुई, लेकिन उस पर सारे टैक्स वगैरह सब कुछ, इंश्योरेंस वगैरह लग जाने के बाद वो पड़ जाता है 1 लाख रुपये या फिर 1,10,000 रुपये में। वो जो 30-40,000 रुपये एक्स्ट्रा आपका लगा है, वो आपको क्या लगता है कि ये गाड़ी की एक्चुअल कीमत है? नहीं, वो गाड़ी की कीमत नहीं है, उसमें इंश्योरेंस भी होता है, कुछ पैसे सरकार के खजाने में जाते हैं, इसको टैक्स के रूप में बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें जो जहाँ पर एक्टिविटी होती हैं उसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनेंस। इसमें भी कई पहलू होते हैं, जिसमें पहला पहलू है रेवेन्यू जनरेशन। सरकार पैसे कैसे इकट्ठा करती है, सरकार पैसे कैसे इकट्ठा करती है, कहाँ से करती है, कितना करती है, उसके बारे में लेखा जोखा इसमें होता है। जिसमें आप कई ऑप्शन होते हैं, टैक्स के रूप में इकट्ठा करती है, फीस के रूप में इकट्ठा करती है, ट्रैफिक के रूप में इकट्ठा करती है, जो ट्रैफिक सोर्स से जो पेमेंट आता है वो इकट्ठा करती है। अदर सोर्स कई सारे होते हैं, जिसमें सरकार पैसे इकट्ठा करती है टैक्स के रूप में। उसके बाद सरकार पैसे खर्च कहाँ करती है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो पैसे टैक्स इकट्ठा करती है सरकार, उसको खर्च करती है पब्लिक के बीच में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वेलफेयर प्रोग्राम में, डिफेंस एंड अदर एक्टिविटीज़ में सरकार वापस पैसे हमारे कामों में खर्च करती है और देश को बढ़ाने में ये उपयोग करती है। उसके बाद थर्ड होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। सरकार पैसे को किस तरह से बांटती है, कितना पैसा कहाँ से आया, कितना खर्च किया मैंने, इस फील्ड में खर्च किया, इतना फील्ड में खर्च किया, जो सारे फील्ड में पैसे खर्च करती है, उसको बांटने का काम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को सुधारना चाहते हैं तो अपनी बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग पर ध्यान दीजिए। आपने देखा कि फाइनेंस क्या है,
और किस तरह से अपने पैसे को हम मैनेज कर सकते हैं, उन्हें इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने पूरी कोशिश की है कि आप पूरी तरह से समझ पाएँ। फिर भी अगर आपको किसी भी पार्ट के बारे में अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट को गंभीरता से लेंगे और उस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे और आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।